दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाए हैं। 10 जुलाई को ये चुनाव हुआ था और उस उपचुनाव के नतीजे को देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस गठबंधन में बिना संयोजक वाले गठबंधन एनडीए गठबंधन के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हालात बद से बदतर जो 4 जून को आपको दिखाई दिए थे, लोगों को लगा था कि यह सिलसिला 4 जून तक थम जाएगा, लेकिन यह सिलसिला थमने की बजाय अब कंप्लीट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ रहने वाले दलों के लिए मुसीबत आनी शुरू हो गई है। जो साथ रहेगा उसकी मिट्टी पलीद होगी। ये हालात बनते जा रहे हैं। बीजेपी खुद हारी और बीजेपी के खुद के हारने के साथ साथ चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य हो, इन सब जगह पर हारने के साथ साथ जो हार बिहार में मिली है सबसे ज्यादा महत्व उसका है, क्योंकि बिहार की हार में नीतीश कुमार की हार ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी की हार कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार कम होने से ज्यादा नरेंद्र मोदी की सत्ता को केंद्र में खतरा ज्यादा उत्पन्न हो गया है। और खतरा इस रूप में उत्पन्न हुआ है क्योंकि जो रुपौली का नतीजा आया, उस रुपौली के नतीजे ने एक बात साफ कर दी कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों के कंधे झुका दिए। और कंधे जिनके ऊपर उठे, याद रखिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, वो निर्दलीय शंकर सिंह थे। और निर्दलीय शंकर सिंह का कंधा यदि ऊपर उठा है तो तय मानिए कि बिहार में मंडल पॉलिटिक्स की जो जाति जनगणना के सहारे जो एक नई बिसात नीतीश कुमार बिछाने की कवायद कर रहे थे, उस बिसात के बिछने के बाद अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी को खत्म करने जैसा होगा। यह मैसेज पूरे बिहार में कन्वे हो गया है। आखिर रुपौली में ऐसा हुआ क्या? और जो रुपौली में हुआ उसमें नीतीश कुमार की बड़ी शिद्दत से जरूरत राष्ट्रीय जनता दल क्यों महसूस करने लगा? राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव के बयान को देखें या मृत्युंजय तिवारी के बयान को देखें तो काफी चीजें साफ हो जाती है। शक्ति यादव को तेजस्वी यादव का बेहद करीबी समझा जाता है और जिस ढंग से वो बयान दे रहे हैं कि पिछड़ी जाति के बेटा और बेटी दोनों की हार हुई है, ये बयान मामूली बयान नहीं है। कलाधर मंडल और बीमा भारती दोनों की हार हुई, निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हुई। लेकिन शंकर सिंह की जीत की जो पटकथा लिखी गई वो किसके बूते लिखी गई? 8000 वोटों से शंकर सिंह जीते हैं। उस जीत की पटकथा भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के जेडीयू से टूटने और राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर के एक बड़े हिस्से यानी अल्पसंख्यकों के आरजेडी से टूटने की वजह से हुई है। सवर्ण और वैश्य वोटर यानी ऊंची जातियों के और वैश्य समाज के जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो टूटकर निर्दलीय शंकर सिंह के साथ आया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर अल्पसंख्यक वोटर शंकर सिंह के साथ आया और नीतीश कुमार और लालू यादव के कैंडिडेट की संयुक्त ताकत जब 90-91 हजार वोटों की है, वहां 67,000 वोट लाने वाले शंकर सिंह विधायक हो गए। 59,000 के करीब वोट नीतीश कुमार के कैंडिडेट को मिले और 30,000 वोट लालू यादव के कैंडिडेट बीमा भारती को मिले। और यही वो गणित है, यही वो अंकगणित है जहां अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति का मक्का मदीना माने जाने वाले रुपौली विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड का परचम जो 5 बार से लहरा रहा था, वो परचम लहराने की बजाय जेडीयू ताश के पत्तों की तरह वहां बिखरी है। गठबंधन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? गठबंधन के लिए कोई नीति या सिद्धांत सामने नहीं होता। गठबंधन आज के जमाने में किसी राजनीतिक दल के बीच होते हैं तो कागज पर और कैमरे के सामने सिद्धांत और उसूल की तमाम बातें, बड़ी बड़ी बातें गला फाड़ फाड़ कर बोलते हुए नजर आएंगे अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता। लेकिन आपको, हमको, सबको पता है कि गठबंधन होते हैं तो उसकी एकमात्र एक और सिर्फ एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या होती है कि गठबंधन में आने वाली पार्टियां अपने अपने वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर करा सके, एक दूसरे को स्थानांतरित करा सके, ताकि दोनों दलों के वोट बैंक मिलकर चुनाव में एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सके। रुपौली में क्या हुआ है? रुपौली में जो हुआ है
वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दिल्ली के नेतृत्व के लिए कान खड़े करने जैसी स्थिति है, और पटना में नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए कान खड़े करने की स्थिति है। रुपौली में यही हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नीतीश कुमार के कैंडिडेट के साथ नहीं गया है, और यह बात जनता दल यूनाइटेड के लोग अब निजी रूप से स्वीकार कर रहे हैं, निजी बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 4 जून के बाद से ही स्वीकार कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव जब भी होंगे, चाहे 24 में हो या 25 में हो, इन दोनों परिस्थितियों में कभी भी चुनाव हो, जनता दल यूनाइटेड के जहां कुछ सीटों पर 10, 20, 25 सीटों पर जहां भी उनके कैंडिडेट बीजेपी के कोर वोटर वाले सेक्शन के यानी सवर्ण कैंडिडेट जेडीयू के होंगे, वहां तो सवर्णों का वोट कुछ हद तक ट्रांसफर हो जाएगा जेडीयू को, लेकिन बाकी सीटों पर जो 70-80% सीटों पर जो जेडीयू की होंगी, वहां पर बीजेपी के कोर वोटर का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। इसी वजह से शंकर सिंह की जीत को चिराग मॉडल पार्ट 2 की तरह देखा जा रहा है। चिराग मॉडल पार्ट 1 ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी पार्टी बना गया था। और अब चिराग मॉडल पार्ट 2 की बात हो रही है तो स्वाभाविक है प्रशांत किशोर की जन सुराज को भी कुछ लोग इसी तरह देख रहे हैं। अब वो चिराग मॉडल पार्ट 2 साबित होगी या नहीं होगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि बिहार में जो चिराग मॉडल पार्ट 2 जिसका ट्रेलर आज दिखाई दिया है, जिसमें राजद और जदयू दोनों को नुकसान हुआ है, ये यदि विधानसभा चुनाव में एग्जीक्यूट हो गया, ये विधानसभा चुनाव में यदि अमल में आ गया, तो 243 सीटों पर अलग अलग तरीके के शंकर सिंह दिखाई देंगे, और उसमें से बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं होगा कि जेडीयू को नुकसान होगा तो राजद को फायदा होगा। चिराग मॉडल पार्ट 1 में जो खेल हुआ वो उससे कहीं आगे जाकर चिराग मॉडल पार्ट 2 में, यानी अब शंकर सिंह मॉडल जिसे कह सकते हैं, उस मॉडल में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को नुकसान होगा। और ये नुकसान की परिस्थितियां क्यों बनी है, जरा इसकी पूरी बिसात को आप देखने की कोशिश करें कि आखिर बीजेपी कैसे बिखर गई है बिहार में, और कैसे बीजेपी का अपने कैडर पर, अपने वोटर पर होल्ड खत्म हो गया है। अब बीजेपी चाह करके भी अपने वोटर्स को नीतीश कुमार के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा सकती, बहुत बड़े हिस्से को ट्रांसफर नहीं करा सकती, यही हकीकत है। और यह हकीकत बनी कैसे है, जाति जनगणना के आंकड़ों को देखिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज का जो सवर्ण तबका है, उसके वोट कितने हैं? 10.5%। और जब 10.5% सवर्ण समाज के वोट हैं, तो भला कौन सा वो चुनाव में बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देता है सवर्ण समाज, तब जो पूरे बिहार की आबादी का सवर्ण समाज होता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और तमाम दूसरे धर्मावलंबियों के उच्च वर्गीय वोट होते हैं, जो ऊंची जातियों के वोट होते हैं, वो सीधे 1.5 गुना हो जाता है। वो तकरीबन 15 से 16% के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। और जब 10% का आंकड़ा सीधे 15 से 16% चला जाता है, तो एक ताकत नजर आने लगती है। वही ताकत रुपौली में दिखाई दी है, और उसी ताकत के साथ बीजेपी को जो दूसरा कोर वोटर है, वैसे वोटर जाकर के खड़ा हो गया है। तो बीजेपी के सामने अब जो परिस्थिति है, जाति जनगणना ने आंख पर चढ़ा हुआ पर्दा हटा दिया है, खासकर बीजेपी के कोर वोटर के, कि वो बीजेपी को लाकर बिहार में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक करिश्मा कर लेंगे, बिहार की सत्ता और बिहार की सियासत को बदल देंगे। ये पर्दा जैसे ही उठा है कि संख्या कम है तो मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा, संख्या कम है तो दलितों और अति पिछड़ों को जो भी साथ आ जाए उसे साथ लेकर चलना पड़ेगा, खासकर दलितों को। तो ये सवर्ण, दलित, मुसलमान वोटर का जो कॉम्बिनेशन जो रुपौली में दिखाई दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खतरा है ही, लेकिन बीजेपी को बिहार में नुकसान इसलिए नहीं है उतना बड़ा, क्योंकि बिहार में कौन सा उसकी सत्ता है, वो तो हमेशा सत्ता की स्टेपनी रही है। सत्ता तो नीतीश कुमार और लालू यादव की रही है पिछले 34 सालों से। तो जिनकी सत्ता 34 सालों से है, उनकी सत्ता बिहार से चली जाएगी, उन्हें ज्यादा खतरा है। इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। बीजेपी वाले तो ये देख रहे हैं कि चलो जो वोट है वो भाग जाएगा, कोई नृप हो हमें का हानि, सत्ता तो अपनी है नहीं, कल भी रहने के चांसेस बिहार में नहीं है कि कल भी बिहार में सत्ता बन जाएगी बीजेपी की। तो उनके वोट भाग रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का इल्हाम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर कुछ मिल नहीं सकता। यही कारण है कि नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी के साथ टिकते भी हैं, तो उन्हें पता है कि अब इनकी हैसियत वोटों को ट्रांसफर कराने की नहीं है।
जैसे लालू यादव यादव समाज के नेता हैं, चिराग पासवान पासवान समाज के नेता हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी अपने तेली साहू समाज के नेता हैं, जिनकी बिहार में कुल आबादी 2.8% है, 2.8%। तो जब उनकी ताकत का इल्हाम हो गया नीतीश कुमार को, लालू यादव को, तो भला कोई परोपकार या परमार्थ करने के लिए नीतीश कुमार उस गठबंधन में टिके रहेंगे? लगता तो नहीं है। और जरा इस परिस्थिति को भी देखिए, तब समझ में आएगा कि आखिर क्यों कोई बड़ा मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए नहीं मांगा। बड़ा मंत्रालय मांगने पर पार्टी टूटने का खतरा रहता है। एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर, एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ उसी पार्टी में रेल मंत्री है, दोनों का अपना ग्लैमर है, दोनों के ग्लैमर के बीच में पार्टी पर वर्चस्व की टकराहट हो सकती है। इन सारी परिस्थितियों को एक झटके में खत्म करने के लिए बकरी भैंस चराने वाला मंत्रालय पहले ही नीतीश कुमार ने ले लिया, ताकि उस मंत्रालय में बैठा हुआ मंत्री जो जनता दल यूनाइटेड से है, उन मंत्री महोदय को कल को नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक शिनाख्त को बदलना चाहे, कल को नीतीश कुमार उस इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहे जिसके वो शिल्पकार रहे हैं, तो उसके साथ जाने में कम से कम बकरी भैंस चराने वाले डिपार्टमेंट में बैठे हुए मंत्री को कोई दिक्कत ना हो, वो तत्काल इस्तीफा देकर खड़े हो जाए। ये पूरी बुनियाद, पूरी स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने पहले से तैयार कर रखी थी। और जब पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार होकर के पड़ी हुई है, तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर का इंतजार था, राष्ट्रीय जनता दल के कंधे झुकने का इंतजार था, तेजस्वी यादव के सामने राजनीतिक परिस्थितियों को नए सिरे से निर्मित होने का इंतजार था। और वो सारी परिस्थितियां जो अब तक राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे थे, जो सोशल साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे थे, रुपौली ने एक झटके में एक केस स्टडी के रूप में सामने लाकर रख दिया कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को ग्रांटेड ना ले, वो उनको ग्रांटेड लेकर के ना चले, निश्चिंत ना हो मुस्लिम वोटर को लेकर, और वहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों को लेकर निश्चिंत ना हो। लेकिन दोनों एक बात पर निश्चिंत हो सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ होता है तो 80 से 90% सीटों पर बिहार में वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि लालू यादव को अब यह बात समझ में आ गई है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पिछड़े वर्ग से आने का ढोल पीटने वाले नरेंद्र मोदी के पास है, तब तक बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से छेड़ना, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोई कोशिश करना राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। ये कई बार की कवायद के बाद अब लालू यादव को भी समझ में आ रहा है। तभी उनके प्रवक्ता शक्ति यादव, मृत्युंजय तिवारी, दोनों के बयानों को देखकर साफ दिखाई देता है कि अब नीतीश कुमार के सहारे, नीतीश नाम केवलम का जाप करते हुए ही तेजस्वी यादव को बिहार में कम से कम अगले 5 साल तक सियासत करनी है, वरना 5 साल तक विपक्षी मिलेगा, 5 साल तक डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। सीएम की बात तो छोड़ दीजिए, तो जहां कुछ ना मिले उससे बेहतर है कि कुछ मिले। और आज के जमाने में, अर्थयुग में, अर्थतंत्र की प्रधानता के जमाने में पार्टी चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और संसाधन सत्ता के साथ आते हैं। आरजेडी के पास कोई ऐसी सत्ता नहीं है, ना तो केंद्र में भागीदारी है, ना राज्य में भागीदारी है। तो एक चुनाव लड़ना कितना महंगा और मुश्किल होता है, इस बात को तेजस्वी यादव और लालू यादव जानते हैं। तो इस परिस्थिति में एक तरफ मंडल पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कुछ वोटों का फायदा न होने की परिस्थिति, तीसरी तरफ अल्पसंख्यक जनाधार में गिरावट की परिस्थिति राजद के सामने, और चौथी तरफ नीतीश कुमार के सामने वो परिस्थिति जिसमें वो ऐतिहासिक निंदा का कारण बन रहे हैं, और पूरे देश में ये माहौल बन रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। आज ये दोनों अपने पॉलिटिकल स्टैंड को बदल लें तो इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। तो एक तरफ से जब चारों तरफ परिस्थितियां इस ढंग से बने कि साथ रहने से फायदा नहीं, अलग रहने से फायदा हो सकता है, दूसरे गठबंधन में जाने से फायदा हो सकता है, तो सवाल है कि पेंच कहां है। राजद ने टोन डाउन कर लिया, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टोन डाउन होने का इंतजार किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? तो सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को कराने की जुगत में लगे हुए हैं। पहले राष्ट्रीय जनता दल इस बात पर तैयार नहीं हुआ, और अब भारतीय जनता पार्टी से उन्हें पिछले 6 महीने से मुलम्मा दिया जा रहा। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जाएं तो जाएं कहां? अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव करे तो करे क्या? क्या तेजस्वी यादव
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नीतीश कुमार को कमजोर करने की कवायद चल रही है, उस कवायद को अपनी आंखों के सामने देखते रहेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी आकर कब्जा कर ले, ये तेजस्वी यादव अपनी आंखों के सामने होने देंगे? कतई नहीं। लालू यादव तो कतई नहीं होने देंगे। उससे बेहतर 34 सालों से जो व्यवस्था बिहार में चल रही है, उसी को ये दोनों कायम रखना चाहेंगे, ताकि सत्ता के बिसात, सियासत की नकेल लालू यादव और नीतीश कुमार के पास सुरक्षित रहे। और इसके लिए श्रेयस्कर विकल्प जो अभी दिखाई दे रहा है वो यही है कि दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाएं। तभी मंडल पॉलिटिक्स भी कमंडल की आंच से बचेगी और तभी सामाजिक न्याय की जिस धारा को लेकर दोनों लड़ते रहे, उस धारा की कम से कम राजनीतिक विरासत भी बची रहेगी। धारा बची रहेगी तो विचारधारा बची रहेगी। ये बात शरद यादव कभी कहा करते थे और आज अक्षरशः लालू यादव और नीतीश कुमार पर लागू हो रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार और लालू यादव के सामने जो एक पेच है वो यही है कि जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, ताकि नीतीश कुमार अपनी संख्या को 43 विधायकों से ऊपर लेकर जा पाए, वो भी लालू यादव की तरह 75-80 पर पहुंच जाए या 85 पर पहुंच जाए। इसकी बुनियाद रखने के लिए लालू यादव से एक शर्त चाहेंगे कि साथ आने की एक पहली शर्त होगी कि विधानसभा भंग कर चुनाव में चला जाए। और अब जिस प्रकार की उम्मीद लग रही है कि लालू यादव रोड़ा नहीं बनेंगे, इसलिए भी नहीं बनेंगे क्योंकि 1 साल पहले ही तो विधानसभा भंग करने की बात है। 4 साल बीत चुके या बीतने जा रहे हैं। अब 1 साल के लिए लालू यादव जिद पर नहीं अड़ेंगे और यही टाइम बाई करने की परिस्थिति नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद से ज्यादा घातक हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि टाइम बाई करने की कोशिश में कहीं जेडीयू न टूट जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक इस मामले में, क्योंकि उसकी तो दिल्ली की सत्ता ही नीतीश कुमार और नायडू के बूते हैं। तो कई सारे खेल जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, उस खेल को, उसके पीछे जो सह और मात का खेल है, उसके पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और स्क्रिप्ट लिखे जाने की प्रक्रिया को किस प्रकार से उसके एक अध्याय को रुपौली बाई इलेक्शन के रिजल्ट ने और उसकी परिस्थितियों ने जो मुकम्मल किया है, अब जरा आगे की कवायद देखते जाइए। पहले आपको एक छोटी सी बात ये बता दें कि बिहार में सावन के बाद आने वाला भादो का महीना शुभ नहीं माना जाता, कोई शुभ काम नहीं करता। तो 1 महीना भादो का, उसके बाद 15 दिन पितृपक्ष का, यानी 45 दिनों की एक ऐसी अवधि 20 अगस्त से शुरू हो रही है कि उन 45 दिनों में सत्ता परिवर्तन या कोई बड़े काम कम से कम लालू परिवार और खासकर राबड़ी देवी जो धर्मपरायण महिला है करने से हिचकती है। पिछली बार भी आपको याद होगा 11 अगस्त 2022 से सावन खत्म होकर भादो शुरू हो रहा था और 9 और 10 अगस्त को 2022 को बिहार में खेल हो गया था। तो ध्यान रखिए 19 अगस्त तक का वक्त बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना का गवाह बन सकता है। देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।